हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से आरएसआर जो बुक है राजस्थान सर्विस रूल्स, उससे संबंधित हम अध्याय जो फर्स्ट पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसका यह दूसरा वीडियो है और आरएसआर का यह शायद चौथा वीडियो है। तो इसमें हम बाकी के जो नियम हैं उनका और अध्ययन करते हैं। तीसरा जो नियम है दोस्तों चैप्टर फर्स्ट में जो दोस्तों तीसरा नियम है कि वित्त विभाग की सहमति के बिना इन नियमों में निहित किसी शक्ति अधिकार, यदि वित्त विभाग की सहमति नहीं है और उसके बिना शक्ति या अधिकार का प्रयोजन नहीं किया जाएगा। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसकी सहमति लेनी ज़रूरी है। वित्त विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा के द्वारा यह निर्धारित कर दे कि किन किन मामलों में उसकी सहमति मानी जाएगी और किन किन मामलों में उसकी सहमति लेने के पश्चात ही प्रशासनिक कार्यों में राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वित्त विभाग भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है, आप इसे कमज़ोर नहीं मान सकते। और इस वित्त विभाग की सहमति के लिए जो प्रकरण है, यह देखा गया है कि प्रशासनिक ओर से बिना समुचित परीक्षण किए ही मामलों को वित्त विभाग को भिजवा देते हैं और वित्त विभाग को भिजवाने पर उसकी सहमति आवश्यक हो जाती है। ऐसे मामलों में किन्हीं नियमों की व्याख्या करनी जरूरी है। तो उपरोक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में राजस्थान जो सेवा नियम है उनके प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक विभागों के द्वारा ही समीक्षा की जानी चाहिए। उनके द्वारा उन पर ही नियमों के अनुसार अपने ही अधिकारों का प्रयोग करके निर्णय लिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों को वित्त विभाग में भेजना आवश्यक है, किंतु इसका पालन नहीं किया जा सकता है। भविष्य में वित्त विभाग में ऐसे किसी मामलों पर विचार नहीं करेगा, न ही सम्मति देगा जिसमें प्रशासनिक विभाग स्पष्ट रूप से अंकित सूचना नहीं भेजेगा। कौन कौन सी सूचनाएं हैं दोस्तों? पहली है, दूसरी है, तीसरी है। ये तीन मुख्य हैं। पहली ये है कि स्वयं पूरित टिप्पणी, कि स्वयं ही हम टिप्पणी कर दें और संपूर्ण तथ्यों का विवरण वित्त विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु बिंदु बताए गए हों और संबंधित नियमों का उल्लेख और पूर्व में निर्णीत ऐसे मामलों की जानकारी के साथ प्रशासनिक विभाग की सम्मति, और साथ ही साथ जहां प्रशासनिक विभाग को दी गई शक्तियों के अधीन अपने स्तर पर मामलों का निपटारा करने में सक्षम, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग में भेजने का औचित्य है। तो वित्त विभाग ऐसे किसी मामलों पर विचार और न ही सम्मति देगा और निम्नलिखित जो अंकित सूचना भी नहीं भेजेगा। किसमें? यदि कोई स्वयं पूरी टिप्पणी कर दे और साथ ही साथ संबंधित नियमों का उल्लेख करे और पूर्व में कोई प्रशासनिक विभाग की सम्मति दी गई हो और प्रशासनिक विभाग द्वारा दी गई शक्तियों के अधीन अपने स्तर पर ही निपटारा करने में सक्षम हो, ऐसे मामले में वित्त विभाग को भेजने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। तो जो अपने स्तर पर कार्य वो अपने स्तर पर ही किए जाएं, वित्त विभाग पर कोई ज़रूरी हो तो वह किए जाए। तो तीसरा जो नियम है वह स्पष्ट रूप से यह क्लियर करता है कि वित्त विभाग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं और कुछ इनके कर्तव्य हैं और कुछ इनकी शक्तियां हैं। नियम 4 क्या है? इसके अधीन किसी विशेष आज्ञा द्वारा अपने नियम बनाने के लिए अधिकारों की सीमाओं में रहते हुए न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीक होने पर शिथिल कर सकेगी। सरकार क्या कर रही है? सरकार जो भी नियम बना रखे हैं विशेष आज्ञा द्वारा, लेकिन अपने अधिकारों की सीमाओं में रहते हुए और न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत रहने वाले, वहाँ ये
जो सरकार है वो डाउन हो जाएगी, यानी शिथिल हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं नियम 4 के तहत आपने पढ़ी दोस्तों, और इस नियम 4 में ही और बातें हम और जोड़ते हैं कि राजकीय निर्णय संख्या राजकीय सेवा नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 सितंबर 1969 तक पेंशन योग्य आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होता है, उसे काल्पनिक सेवा के अतिरिक्त वर्षों में जोड़े जाने के बाद सेवानिवृत्ति के समय प्रभावी नियमों का जो लाभ दिया जाएगा वह नियम है। यानी 4th क्लास जो है दोस्तों, उस राजकीय सेवा नियम 4 की शक्तियों के अनुसार 1 सितंबर 1969 तक पेंशन योग्य आयु यदि वो प्राप्त कर चुका है तो वह निम्नलिखित लाभ लेने योग्य है। पहला है कि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पेंशन सेवा योजना में 2 वर्ष की वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही साथ काल्पनिक सेवा जोड़ने वाली सेवा की कुल अवधि में किसी भी स्थिति में उस अवधि से अधिक नहीं होगी। जो भी काल्पनिक सेवा जोड़ते हैं उसकी कुल अवधि किसी भी स्थिति में उस अवधि से अधिक नहीं होगी। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जो कुल अवधि है वो जो भी अवधि है उससे अधिक नहीं होगी। इस संबंध में 60 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति के कारण गणना करा सकता था। ठीक है, काल्पनिक सेवा जोड़ने पर सेवा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में जो अवधि है उस अवधि से अधिक नहीं होगी, यानी 60 साल से। ठीक इसी प्रकार अगले हम पॉइंट की बात करें कि सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए पेंशन सेवा और 1 या 2 के अनुसार जो ऊपर पॉइंट पढ़े हैं आपने, एक तो 60 वर्ष वाला और पेंशन योग्य 2 वर्ष तक वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, उक्त प्रकार जो है 2 वर्ष है वो काल्पनिक सेवा जोड़ने पर कुल अवधि जो है वो उक्त अवधि यानी 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी, और इन दोनों के दोनों को ही हम पेंशन सेवा योग्य बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान पेंशन नियम 45 को परिभाषित वेतनादि राशि में कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व प्राप्त कर मानी जाएगी। तो दोस्तों जहाँ भी यह पेंशन सेवा योजना है बढ़ाई जा सकती है, और वेतनादि की राशि जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व प्राप्त कर रहा था वही मानी जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों उपरोक्त जो तीसरा पॉइंट है इसमें संबंधित कर्मचारी को पेंशन सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके अंतिम 3 वर्षों में वास्तव में प्राप्त जो पारिश्रमिक है उसके आधार पर निश्चित की जाएगी और स्वीकार्य पेंशन से अधिक होती है। उपरोक्त 3 के अनुसार स्वीकार्य जो पेंशन है वो अधिक होगी। तो ये कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो नियमित हैं उनके लिए यह कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के दिन जोधपुर भविष्य निधि एवं उपादान के नियमों के अनुसार उसे काल्पनिक जो अतिरिक्त वर्षों को जोड़ने का लाभ निम्न प्रकार से देय है। एक तो ये लाभांश अंशदान है और ये बढ़ाया जा सकता है 5 वर्षों तक। इसी प्रकार 60 वर्ष की आयु भविष्य निधि लेख में जमा करवा सकता है। जो भी अंशदान है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह अपने भविष्य निधि में जमा करा सकता है। साथ ही साथ काल्पनिक अंशदान सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व अंशदान की राशि सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात तक भविष्य निधि से अंशदान किए बिना ही बढ़ाया जाएगा। सेवानिवृत्ति जो भी है दोस्तों उसके दिनांक को उसके पश्चात तक भविष्य निधि से अंशदान किए बिना ही बढ़ाया जाएगा। सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व की अंशदान की राशि जो है वो वाली।
नियमों में शिथिलीकरण की भी बात है। शिथिलीकरण के लिए दोस्तों इस सरकार यदि संतुष्ट है, एक राज्य कर्मचारी और कर्मचारियों को विशेष वर्ग की सेवा की शर्तों से संबंधित किसी नियम को प्रभावी करने के लिए किसी मामले में अनुचित जो कठिनाई उत्पन्न होती है, विशेष आज्ञा द्वारा उस नियम की सीमा तक ऐसी शर्तों के साथ समाप्त कर सकती है, उसमें शिथिलता भी कर सकती है और न्यायोचित रूप से कोई ना कोई निर्णय भी ले सकती है। तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो यदि अनुचित कठिनाई में आते हैं तो वह यह उठा सकती है, और ये दोस्तों कुछ नियम हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित हैं, और ये सारी की सारी नियम 4 में थी। इस नियम में दोस्तों राज्य कर्मचारी शब्दों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो भारत के संविधान 309 और राज प्रमुख और राज्यपाल के द्वारा नियमों द्वारा शासित होते हैं। न्यायोचित और विवेक ढंग से मामलों को निपटाने के लिए कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए किसी नियम को निरस्त करने और शिथिलता करने को सरकार की शक्तियों से संबंध स्पष्टीकरण से संबंधित कुछ बातें दे रखी हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवकों में नियुक्त एवं राज्य के कार्यों में लगे व्यक्तियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति केवल और केवल राज्यपाल में निहित है, और राज्यपाल द्वारा वह प्राधिकृत कर सकता है। प्राधिकरण नियम बनाने के लिए सक्षम है, संशोधन शिथिलन करने में भी सक्षम है, और उच्च राजकीय प्राधिकरण मामलों कठिनाई उत्पन्न करने में शिथिलता राज्यपाल का पूरा इसमें हस्तक्षेप रहता है। भारतीय संविधान में इस प्रकार प्रावधान निसंदेह यह उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए अंतर्निहित शक्ति राज्यपाल ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको पूरा स्पष्ट रूप से वित्त विभाग की अधिसूचना में इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नवीन जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करना पूर्व प्रचलित में है वह नहीं है। यह नियम उस स्थिति में स्पष्ट होता है जो पूर्व प्रचलित ही मानी जा रही है। तो कुछ एक अपवाद स्वरूप हम अलग ले सकते हैं। तो मुख्यतया दोस्तों यही बात स्पष्ट होती है कि किसी भी मामले में यदि शिथिलता आपको बरतनी है तो कार्मिक विभाग, प्रशासन विभाग, वित्त विभाग तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार विषयों का उल्लेख करते हुए परामर्श और उनसे राय प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी मामले में यदि शिथिलता हमको बरतनी है तो संबंधित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ इनको सरकार को पावर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा के ये एक लाइन लिख रखी है। तो इस नियम में किसी विशेष मामले में नियमों के प्रावधानों में शिथिलता करने की शक्ति किसको है दोस्तों? राज्यपाल को है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों नियम, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार सेवा नियमों, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि से संबंधित है, पर प्रभावी नहीं होंगी। इन पर दोस्तों यह प्रभावी नहीं होती हैं। शुरू की जो बातें हैं सेवा नियम, नियुक्ति, पदोन्नति इनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट हम चौथे नियम की बात करें दोस्तों। चौथे में क्या है कि राज्य सरकार वेतन भत्ते, अवकाश, पेंशन संबंधी, वेतन भत्ते, अवकाश और पेंशन संबंधी जो नियम है इनमें समय समय पर अधिकार संशोधन का अपने पास सुरक्षित रखती है।
किसी भी अधिकारी के वेतन भत्तों में उन्हें अर्जित करने का प्रभाव नियमों में जो भी शासित होंगे उसमें वह करती रहेगी। अधिकृत अवकाश के लिए, पेंशन के लिए वह प्रभावी नियम नियमित होते रहेंगे। साथ ही साथ सरकारी जो राजकीय निर्णय हैं वाणिज्य विभाग में सेवा पेंशन के योग्य है अथवा नहीं, वह उन्हीं नियमों द्वारा तय किया जाएगा। तो यह पेंशन विभाग, वाणिज्य विभाग का दायित्व है। जो आदेश पूर्व में किए गए सेवाओं पर लागू नहीं होंगे, उसके पश्चात जिन सेवा पर पेंशन योग्य नहीं माने जाने के आदेश प्रसारित हैं तो उस आदेश पूर्व में लागू नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों नियम 6 है, वो है पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। सरकार लोकहित में इस संबंध में अपने नियमों के अंतर्गत की गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई के अधीन पारित किसी आदेश को पुनर्विलोकन मतलब रिव्यू डीपीसी जिस तरह से कहते हैं, यानी पुनः संशोधन के अधीनस्थ प्राधिकारियों को निर्देश कर शक्ति स्वयं के पास आरक्षित रखती है। और इस पुनर्विलोकन तथ्यों के लिए सरकार आने वाली तारीख में यह 90 दिनों के भीतर अपना मामला, अपना फैसला सुरक्षित रखती है। तो पुनर्विलोकन में दोस्तों कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य जुटाए जाते हैं, आदेश पारित किया जाता है जिससे गलत तथ्यों पर ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी, कोई आदेश पारित किया गया था तो सरकार के ध्यान में नहीं आ रहा था, तो वह पुनर्विलोकन की प्रक्रिया उसमें की जाती है। नियम जो 5 हैं दोस्तों वो अधिकारों और शक्तियों का प्रगटीकरण है। सरकार अपने अधिकारों और शर्तों के आधार पर जिन्हें वह लगाना उचित समझे, अपवादों के अनुसार अपनी शक्तियां प्रदत्त करती है। नियमों की संपूर्ण शक्तियां नियम 5, 42, 56, 81, उसमें 2, 3, 148, 151, 157 इसमें प्रदत्त किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों राजकीय निर्णय, हाल ही में राजस्थान या सरकार ने प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को पदभार ग्रहण करने के समय ज्वाइनिंग टाइम में वृद्धि करने, नियुक्ति की आज्ञाओं की प्रतीक्षा के समय कर्तव्य मानने, पुनः नियुक्ति स्वीकार करने, आयु सीमा में प्रतिबंध को हटाने आदि कुछ सीमा नियमों में संशोधन के मामले शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। किनको? प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को पदभार ग्रहण करते समय। तो इस प्रकार में यह प्रश्न उठाया गया है कि दी गई शक्तियों का प्रयोग आज्ञा तारीख जारी होने की तारीख से किया जाना है, विचाराधीन है, इसका निपटारा किया जा सकता है। प्रश्न की जांच कर ली गई और आज्ञा दी जाती है तो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पूर्व में उत्पन्न मामलों में किया जाता है, उन मामलों में प्रयोग में नहीं लिया जाता और सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया हो जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी ज्वाइनिंग टाइम है उसमें वृद्धि, जो भी कर्तव्य हैं, आयु सीमा है, ये समय समय पर राजकीय निर्णय पर आधारित रहता है। और दोस्तों अंतिम जो चैप्टर फर्स्ट के नियम 6 हैं, इनकी व्याख्या का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास सुरक्षित है। तो इस तरह से दोस्तों ये टोटल हमने जो फर्स्ट अध्याय है उसमें मुख्यतया 6 नियम पढ़े हैं और ये 6 के 6 नियम अपने आप में दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हमें साधारण जानकारी देते हैं कि यह नियम जो शक्तियाँ और जो कुछ संशोधन पुनर्विलोपन की जो प्रक्रिया हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस RSR का सभी को लोगों को फ़ायदा हो। और यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो इसी तरह से आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।